जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज ऑफ विद मास्टर जी में। आज हम जो 6 नवंबर मॉर्निंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का जो पोर्शन है वो सोल्व करेंगे कंप्लीट। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ 5 को हुआ और 6 को गए, तो उसकी 5 को इवनिंग की और 6 को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की आंसर की प्रोवाइड कर दी गई है। तो 5 नवंबर का मुझे एग्ज़ाम नहीं मिल पाया था, इस वजह से वो आंसर की नहीं आई। लेकिन जो भी आंसर की मैंने प्रोवाइड की हैं अभी तक आपको, उस आंसर के हिसाब से अगर आपको ये लगे कि भाई इसका आंसर ए की बजाय बी है, तो उसके हिसाब से आप कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि देखो, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बेस्ट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो नॉलेज वाले हैं, टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को सोल्व करवाया गया था। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, ये डाउट है या ये नहीं है। हम उसको रिकंसीडर कर लेंगे और दोबारा से एक बार टीचर से या खुद मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज मैथ का सॉल्यूशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले 86वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैथ का पहला क्वेश्चन था, 5 संतरे ₹10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 के भाव से बेच दिए, तो हमें बताना था लाभ। तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें ऐसा करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हम यह लिखेंगे रेट, कि किस रेट से हमने वो खरीदे थे। रेट क्या था हमारा, 10 के रेट में 5 संतरे और फिर 15 के रेट में 6 संतरे, ये हमने लिख लिया। इसके बाद अगर हमने कोई संतरा खरीदा है, अगर मैं 5 संतरे खरीद के ले गया तो बेचूंगा भी 5 ही, तो बराबर ही बेचूंगा ना। तो संतरे जो आदमी खरीदता है जितने उतने ही बेचता है। लेकिन यहाँ पर नंबर क्या दिए गए हैं, यहाँ 5 संतरे खरीदे थे और 6 संतरे बेचे दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संतरों की जो संख्या है इनका नंबर, इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे कर सकते हैं, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हुआ 30। यानी कि मान के चलेंगे उसने टोटल 30 संतरे खरीदे थे और 30 ही बेचे। तो इसका अभी आगे देखते हैं, आगे क्या करना है कि जो ये 30 संतरे हमने मान लिए, तो यानी कि जो 5 संतरे खरीदे थे वो 5 नहीं थे, 30 थे। और 30 मान के चलेंगे तो जो 30 है वो इस 5 का कितने गुना है, 6 गुना, 6 गुना ना। तो जो ऊपर रेट था 10 रुपये के, इसको भी हम क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे और ये होगा 60 रुपये। यानी कि इसका मतलब अब ये होगा नया 60 रुपये के हमने 30 संतरे खरीदे। अगला है फिर 30 संतरे ही बेचे, तो यानी 6 बराबर 30 के है। अगर 6 बराबर 30 है यानी 1 बराबर किसके आ जाएगा, 5 के। तो हम क्या करेंगे, 15 में भी 5 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 75 रुपये। यानी कि 75 रुपये के 30 संतरे उसने बेचे। इस सबसे क्या हुआ कि जो अभी टोटल 60 रुपये का उसने खरीदा और 75 का बेचा, तो क्रय मूल्य कितना 60 रुपये और विक्रय मूल्य हुआ 75 रुपये, सेलिंग प्राइस। तो लाभ कितना हुआ 15 रुपये। और प्रॉफिट अब उसको कितना होगा, इस पर प्रॉफिट हो जाएगा उसको 15/60 गुना 100, जो कि फार्मूला होता है लाभ काटने का, लाभ प्रतिशत का, लाभ बटे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। तो यानी कि 15 चौका 60 और ये गुना में 100 किया, तो इससे कट के आएगा हमारा 25% आंसर। तो पहले का जो आंसर रहेगा 25% आंसर रहेगा। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ बात ये रहती है कि सबसे पहले जो हमने संतरे खरीदे हैं उनकी संख्या बराबर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, कि यदि किसी धनराशि पर 7 से 1/2% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है, तो वो धनराशि क्या है, मूल वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा। तो इसको देखते हैं। 87 में क्या है, इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे, आपको पता ही होगा कि जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसका फार्मूला क्या होता है, दर गुणा में समय प्रतिशत के हिसाब से होता है। RT% निकालेंगे जब हम मान के चलते हैं, जब हमारा मान लो अगर मूलधन 100 रुपये है, तब तो साधारण ब्याज हो जाएगा R गुणा में T%। तो इसलिए जो पहले का साधारण ब्याज निकाले हम, तो वो निकल जाएगा हमारा, रेट कितना था 15/2% दिया गया है, और इसके टाइम कितना था 15 महीने। 15 महीने को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, 15/12 कर दिया, तो ये साल में कन्वर्ट होगा। तो इसका टोटल कितना आया, रेट ऑफ ये SI कितना आ गया
225/24 रुपये साधारण ब्याज इसका आ गया, जो पहली कंडीशन दी गई थी। दूसरी कंडीशन के हिसाब से आरटी के हिसाब से निकालेंगे दर गुणा में समय, तो उसकी दर थी 25/2 यानी 12.5, और महीना दिया था 8 महीने का समय था, तो इसको 8/12 किया, तो इसका जो साधारण ब्याज आ गया 200/24 रुपये। अब इसमें कहा गया था कि जो दोनों का साधारण ब्याज आया था उसमें अंतर कितना था। अंतर उनमें दोनों का दिया गया था हमें 32.50 रुपये, लेकिन यहाँ हमारा डिफरेंस कितना आया, हम इनका अंतर निकालेंगे 25/24 रुपये। इनका अंतर 25/24 हमें दिया 32.50 रुपये, तो इसका मतलब है कि जो 25/24 है हमारा, ये 32.50 के बराबर है एक्चुअल में। और अगर जब 25/24 हमारा 32.50 है, तो हमने क्या माना था, मूलधन 100 रुपये, तो मूलधन 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, ये करेंगे हम 32.50 गुणा में 24/5, ये 25/24 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है उधर जाके, तो 24/25 हो जाएगा, और 100 इस इधर से आगे ये गुणा में हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3120 रुपये। तो इस तरह से इसका आंसर क्या रहेगा 3120 रुपये। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए रिपीट करके, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है। अभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना समय लगेगा, कुछ ये पूछा है कि 4 दिन करने के बाद कितना काम बच गया जो नहीं कर पाए वो अभी तक। तो ये क्वेश्चन, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें कहा गया कि ए करता 15 दिन में, बी करता 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना मान लेंगे हम, इसका जो एलसीएम है वो 60 आ गया। अगर 60 इसका एलसीएम आ गया तो इसकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कितनी है, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। बी की एफिशिएंसी क्षमता है 3 और ए की क्षमता है 4 यूनिट। अगर ए प्लस बी की एक दिन की यूनिट निकालें तो 4 और 3 जुड़ के हो जाएगा 7 यूनिट। और अगर 4 दिन इन्होंने काम किया मिलके, और 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 7 करते हैं तो 4 दिन में करा 28 यूनिट। अभी टोटल हमने क्या माना था, जो एलसीएम होता है हमारा टोटल काम होता है ये। अगर टोटल काम 60 है और हमने 28 यूनिट काम कर लिया, तो बाकी कितना बचा हमारे पास, 32 यूनिट काम बच गया जो अभी तक नहीं हुआ है। तो वही हमसे पूछा कि कितना कार्य बचा है, तो वो कार्य बचा हमारा 32, और कितने में से बता, टोटल कितना था 60, तो 32/60 करेंगे तो 8/15 हिस्सा हमारा जो है अभी तक काम नहीं हो पाया, इतना कार्य बचा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा 8/15 आंसर। आप एक काम करिएगा, जब भी ये सॉल्यूशन देखो तो क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठिएगा, ताकि आप क्वेश्चन में साथ के साथ ये क्वेश्चन आपको दिखता रहे, स्टेटमेंट क्या है उसमें क्या दे रखा है वो आपको समझ आता रहेगा, और साथ में आप सॉल्यूशन देखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 89। इसमें क्या है, कहता कि एक आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई का जो रेशो है वो 3:2 दे रखा है, 3:2, और इसका परिमाप और क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। क्षेत्रफल और परिमाप का रेशो दे दिया। अब कहता कि आयत की चौड़ाई बताओ क्या है। देखो, अगर इसको हम एक्स मान के या कुछ सपोज करके चलेंगे ना, तो एक जो प्रॉपर सॉल्यूशन होता है वो लेंथ ही पड़ेगा, और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से पिक करेंगे इसको डायरेक्ट। ऑप्शन से कैसे, देखो हमारे पास था कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, और हमने ऑप्शन चूज कर लिया। मान लिया कि हमारा 6 जो हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है, सॉरी ब्रेथ हमारी 6 इसका आंसर है। सबसे पहले 6 ही क्यों चूज करा, क्योंकि देखो क्या ऑप्शन दे रखा है 3:2। अगर इसमें हमने ब्रेथ की चौड़ाई कितना है, 2 रेशो हमारा ब्रेथ के लिए है, चौड़ाई के लिए है। तो अगर रेशो कब बचता है, जब हम किसी संख्या को पूरी तरह से काट देते हैं, यानी कि अगर 15 और 5 है तो हम इसको काटेंगे 3:1 आ गया। तो इसमें क्या है, यो कोई ऐसी संख्या है जो उनसे पूरी दोनों को काटा है, तभी जाके ये आया है। तो इसमें ऐसा ही हुआ है कि जो 2 आया है वो किसी से कट के आया है। तो यानी मान लिया हमने 6 है, वो अगर कटेगा तो मान लो ये संख्या भी 13 है, चौड़ाई 13 है। अब 13 को किससे काटें कि 2 आ जाए, वो तो 6.5 से काटना पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंटों में काटना 4.5 से 6.5 से, ये तो डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इजी वाला चूज करेंगे डायरेक्ट। पहले
इजी में क्या है, 13 और 9 2 के बराबर रख के देखते हैं 2 से कौन से डिवाइड होते हैं, क्योंकि ब्रेथ है 2 और ब्रेथ का हमसे पूछा है। तो 2 के बराबर ना तो 13 सीधा कट रहा है इससे, और ना ही 2 से 9 सीधा कट रहा है। तो 9 और 13 को कैंसिल कर देंगे, ये आंसर नहीं हो सकती। अब बचा 6 और 8 दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से। तो अब इसमें से कोई भी उत्तर उसका है, तो पहले हम 6 उठा लिया हमने, अपनी मर्जी से कोई भी उठा लो। अगर अब 6 हमने पिक कर लिया, मान लिया, तो परिमाप कितना होगा इस हिसाब से हमारा, हमने 2 पुट कर दिया उसमें। अगर इसमें हमारी जो परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई फार्मूला आ रहा है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारा जो 30 मीटर आ गया। लेंथ कितनी, इसमें देखो पुट करा हमने 2 बराबर 6, 3 गुना होगा। अगर यो 3 गुना है तो लंबाई भी तो 3 पे कटी होगी ना, तो ये भी 3 गुना कर देंगे, तो इसका मतलब लंबाई आ गई 9 और चौड़ाई आ गई हमारी 6। और इस हिसाब से पेरीमीटर है वो हमारा आ गया, दोनों की लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पुट कराएंगे तो ये आ जाएगा 54, सॉरी पैरामीटर आ जाएगा 30। और जब एरिया काटते हैं तो एरिया की जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई कितनी आई, लंबाई 9 चौड़ाई 6, तो इसका एरिया कितना आएगा क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर। अभी इसका हम रेशो वो देखते हैं, जो इक्वेशन दी हमने कि ये रेशो बनता है इनका, तो वो करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो पेरीमीटर था 30, एरिया था हमारा 54, 6 पे काटा, 6 5 30 और 6 निमा 54, तो 5 9 आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था, परिमाप और क्षेत्रफल का रेशियो 5 9 ही दिया था। तो इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, आंसर जो 6 है हमारा चौड़ाई की वैल्यू ये सही है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे हम समझाने में और थोड़ा सा ये करके दिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम इसको करते हैं मैनुअली मन में, तो मन में ही सोल्व हो जाता है, इतना टाइम लगेगा। मुश्किल से इसमें 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट है तो एक बार दोबारा कर लेते हैं, देख लो कि पहले हमने क्या था, 3 2 रेशो दिया था। हमने मान ली कि दो जो चौड़ाई हमारी 6 है, तो ये 2 का कितना गुना हो गया, 3 गुना। अगर ये 3 गुना है तो इसलिए भी 3 गुना कर देंगे हम इसने, ये हुआ 9। लंबाई चौड़ाई आ गई, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, पहले परिमाप निकाल लेंगे लंबाई चौड़ाई से, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनका रेशो चेक करेंगे कि क्या 5 9 आ रहा है। अगर 5 9 आ रहा है तो वो सही है, अगर 5 9 रेशो नहीं आ रहा है इनसे तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो चलिए आगे कर चलते हैं। 90 क्वेश्चन, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि जो वेक्टर p है वो p से कम या p के बराबर बड़े से बड़ा पूर्णांक को दर्शाता है, तो इसमें ये जो वैल्यू दी है कि इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, उस पर एक तरफ वैल्यू होती है पॉजिटिव और एक तरफ होती है नेगेटिव, बीच में होता है 0। इसी तरह जो इसका हम मान के चलेंगे, ये बीच में 0 वैल्यू है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और दूसरा, अगर हम किसी भी पॉइंट डेसिमल में वैल्यू निकालते हैं, अगर 0.5 आ जाता है या 0.5 से बड़ा आ जाता है 0.6 0.7, तो उसको क्या लेते हैं, जो नेक्स्ट नंबर होता है उसमें एक बढ़ा के लिख देते हैं। और अगर 0.5 से कम है, यानी कि अगर 1.5 है हमारा, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। अगर यह 1.4 होता तो हम इसको 1 लिखते। तो इसी तरह इसमें मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा था, ये दे रखा है -1.2 दे रखा था। अभी -1.2 कहाँ आएगा, यानी कि आधा, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव की तरफ, तो -0.5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस पॉइंट के हिसाब से क्या है 0.5, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर जो भी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें क्या है बड़े से बड़ी संख्या पूछ रखी है कि बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी। और 0.5 को हम बड़े से बड़े रूप में जो नियर बाई नंबर होता है उसमें लिखते हैं, तो बड़ा सा बड़ा इसका 0.5 को लिख सकते हैं हम 1। और इसको अगर 1 लिख पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये -1 हो जाएगा, माइनस का साइन तो हमें दिया ही है। तो चलिए ये हमने लिख दिया -1। फिर हमने 4 से 2/5 दे रखा है, तो 4 तो कंप्लीट है, उसके साथ में प्लस में 2/5 लिख सकते हैं। और 2/5 अगर हम लिखते हैं तो 2/5 को डिवाइड करें तो कितना आ गया
0.4 या 0.40 लिख सकते हैं। तो 0.40 और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट प्लस में 0.40 ऐड करेंगे इसमें। 4 प्लस में 0.40 कितना हो गया? 4.40। तो हमने क्या करा, 4.40 यहाँ ऐड लिख दिया, और प्लस में 2 जो कि हमें दिया था। अब 4.40 है, हमने कहा था कि अगर 0.5 से ऊपर है या 0.5 है तो हम नेक्स्ट नंबर काउंट करेंगे। अगर जो 4 इससे कम है तो हम क्या है, पिछले वाला नंबर लेके चलेंगे। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको 4 मान के चलेंगे। किसको? ये जो 4.40 है ना, इसको 4 ही मानेंगे। अगर 4 ये है तो इस हिसाब से क्या है, हम ये हो जाएगा 4 प्लस में 2 6, और माइनस का कितना था? 1, माइनस का 1, तो कितना आ गया? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 5। मेन हमारा ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस था कि बड़ी सी वैल्यू बतानी थी और सपोज करके चलना था कि अगर 0.5 दे रखा तो उससे नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, अगर 0.5 से कम है तो उससे जो पिछली वैल्यू है वो लेके चलते हैं। ये जो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है ये मेन जरूरी था इसमें, इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन 91। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, गलती से उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका गुणनफल है सही गुणनफल से 3 से 24 अधिक हुआ। तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी? देखो इसमें एक तो हम कंप्लीट इसको x माने y माने इस तरह से लेके चलें, और फिर इसके अलावा फिर उसका लेंथ ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा, टाइम कहाँ होता है हमारे पास इतना सारा। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, तरीका होता है, जो हमें दिया गया है 25 और 52 कि 25 से गुणा करा 52 से गुणा करा, तो इनके बीच में अंतर कितना हुआ? अंतर होता है इनके बीच का 27। तो हम ये देखते हैं कि 25 और 52 में डिफरेंस 27 है, और वो संख्या मान ली हमने x थी, जिस भी संख्या से हम गुणा कर रहे थे x संख्या मान ली। तो अगर वो जो बीच का डिफरेंस है ज़्यादा से, जितना ज़्यादा से गुणा करा, कितना ज़्यादा से गुणा करा? 27 ज़्यादा से गुणा करा, और 27 ज़्यादा से गुणा करने के कारण क्या है, 324 ज़्यादा आया। तो हम क्या करेंगे, x गुणा में 27 बराबर 324 कर देंगे, 27 तक काटेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा? 12 उत्तर आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है। अब इसको अगर मान ले ये समझ में नहीं आ गया कैसे हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि कोई भी एक छोटी सी वैल्यू मान लो, कोई भी, उसके हिसाब से जब हम छोटी वैल्यू पे कोई चीज़ सीखते हैं ना वो जल्दी समझ में आती है, बड़ी वैल्यू इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। तो मान लिया कि 2 वो कोई संख्या थी और हमने 5 तक गुणा करने की खातिर उसको कहा था, लेकिन गलती तो 7 तक गुणा कर दिया, ठीक है। और उस गलती के कारण जो हमारा डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस आ गया, कि यानी 4 अधिक आया हमारा। तो इस हिसाब से चलें तो हम पूरा सोल्व करेंगे इसको, कि 2 से गुणा करने के लिए कहा था हमने, 2 संख्या जो 5 तक गुणा करनी थी, तो मतलब 10 आ गया। फिर यह हमने गलती से क्या करा, 2 गुणा कर दिया 7 गेला, तो ये आ गया 14। कितना ज़्यादा होगा? 4 ज़्यादा होगा, जो हमारी उसमें दे रखा है। लेकिन अब हम डायरेक्ट करें कि भाई 5 और 7 में डिफरेंस कितना है? 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, और 2 के साथ गुणा कर रही है, जो हमने यह 2 संख्या ये दे नहीं रखी थी, हमने x मान के चले थे वहाँ पे कि ये x है, और ये इन अंतर कितना था? 2 का। अगर इनका अंतर है तो इन कितनी ज़्यादा हो जाती? 4 ज़्यादा हो जाती। x गुणा में 2 और बराबर हो जाएगा 4 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4। तो यही तो वैल्यू थी, ये वहाँ पर बताया गया था। तो एक छोटे ऑप्शन को ट्राई कर सको हो तो बेस्ट है, सीधा जितने से गुणा करने की कही है कि 5 की करनी थी और 7 तक कर दी, तो अंतर देखो उन संख्या का जल्दी से कितना है, और उसको संख्या मान लो x, और सीधा अंतर तक गुणा कर दो, जो भी डिफरेंस आया 2, और कितना ज़्यादा होगा उस तक करने तक जितना होगा वो बराबर में धर दो, और सीधा जो काटोगे वो सीधी वो संख्या आ जाएंगी कि वो संख्या क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। यदि कोई संख्या n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें n³ - n सदैव विभाजित रहेगा? देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखो, सबसे बेस्ट ये ऑप्शन रहा है इस क्वेश्चन को करने का, कि छोटी सी वैल्यू धर दो। सब प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या धर दो अपने पास से, और छोटी से छोटी धरो ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लिया 2 धर दिया हमने ठाके इसमें, क्योंकि 1 धरेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और 0 से सभी डिविजिबल हैं, कुछ उसमें
पता नहीं लगता। तो क्या करेंगे, 1 नहीं रखेंगे हम, ताकि जीरो ना आए, 2 रख लेंगे। सबसे पहले हमने 2 वैल्यू पुट करी। 2 वैल्यू पुट करने से क्या होगा, एन इसकी 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 8 में से 2 गया 6, 6 आ गया। इसके बाद वैल्यू जो हमारी 3 पुट करके देखेंगे, 3 का क्यूब माइनस में 3, ये होगा 24। अगर ये भी देखा हमने, पहली संख्या आई थी 2 पुट करने पर 6 आया, दूसरी बार आया 24। ये दोनों डिविजिबल किस्तें हैं, हम ऑप्शन में चेक कराएंगे ये दोनों किस्तें डिविजिबल हैं। 6 तो डिविजिबल हैं, क्योंकि एक 6 आई और एक 24 आई। ये 12 था, 6 तो डिविजिबल है नहीं, 18 तो नहीं। तो ये 3 और 6 में कौन सा तो बड़ा है, 6 तो डिविजिबल है। 3 तो भी है, लेकिन हमने बड़ी संख्या बतानी है, तो इसलिए क्या है हमारा 6, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93वां। कहता कि y और x + 3 समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब है जो रेशो है इनका वो समान है। कैसे, कहता जब y बराबर 8 दे रखी है और x बराबर 1 दे रखा है हमारी, उस टाइम पे ये समानुपाती हैं। लेकिन जब ये रेशो हम सेम रखा और x की वैल्यू 2 हो, तो उस टाइम पर y की वैल्यू क्या होगी, ये हमने बताना है। देखिए इसमें क्या करा, सबसे पहले y और x + 3 इनका रेशो क्या है वो देखेंगे हम। कहता y 8 है, x 1 है, ये हमने वैल्यू दे रखी है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों पुट कर देंगे इसमें। y की जगह 8 रख दिया, x की जगह 1 रख दिया, तो इनका जो रेशो कितना आ गया, ये 3:4 हो गया, 8:4 हो गया, यानी 2:1। इसका अनुपात कितना है, मतलब ये जो भी संख्याएँ हैं ये 2:1 में है। अगर ये 2:1 में हमने जो दूसरी संख्या दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू 2 दे रखी है, हमने इस अनुपात में रखना है, कि वैल्यू कुछ भी हो, अनुपात ये रहेगा 2:1। तो इस खातर क्या करें कि x बराबर 2, तो y कितना है इसमें पुट कर दो। y और 2 x की जगह कितना कर देंगे 2, जो कि हमने दे रखा है। तो 2 और 3 5, y अनुपात 5 आ गया। ठीक है, y अनुपात 5 आ गया। लेकिन हमने नू दे रहा है कि जो ये रेशो है वो किस रेशो में है, 2:1 के अनुपात में है। और अगर u 2:1 बनाना है तो u 5 का u क्या है, u 1 है तो u 2 है, तो u 5 है तो u मतलब 10। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि यह वैल्यू हमेशा इसकी दुगनी है। तो यह 5 है तो y की कितनी आ गई 10। जब बता 2:1 बनेगा ना, तो इसलिए इसका जो रेशो आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई 10 हमारी। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 94। कहता है एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया, जिससे उसे मिश्रण को, सॉरी भाई माफ़ी चाहूँगा। कहता है क्वेश्चन क्या है कि एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया और जिससे मिश्रण है जो उसको क्रय मूल्य पर बेचने में 25% का लाभ होता है। मिश्रण में क्रमश पानी और दूध की जो मात्रा का अनुपात बता दो। कि दूध था कुछ, उसमें पानी मिला दिया और जो फिर मिश्रण बना उसका वो उसने बेच दिया, और बेचने पर उसने 25% का लाभ हो गया। तो बताओ कि जो उसने पानी और दूध का जो अनुपात है वो कितना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 25% की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, सीधा ये मुझवानी याद होनी चाहिए, हमने सोचने का मौका ना मिले, क्योंकि इससे क्या हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए डायरेक्ट, तो टाइम हमारा इस तो बहुत बचता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमने देखा कि 25% का मतलब है 1/4, यानी कि जो रेशो है हमने पानी ऐड करा, पहले हमारा कितना था 25% का लाभ क्या होता है कि कोई चीज़ 4 कई चीज़ है हम 5 में बेच रहे हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला होता है ना हमारा ओरिजिनल प्राइस हो आगर, और ये ऊपर हो आगर हमारा प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं ये हमारा क्रय मूल्य हो आगर नीचे, और ऊपर हो आगर प्रॉफिट। अगर क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या निकले आगर है विक्रय मूल्य। तो यानी कि इसका मतलब है 4 का कोई भी सामान है 5 रुपये में बेच दिया हमने, 25% का लाभ है मतलब। लेकिन इसमें मान के चलेंगे कि जो वाटर था और मिल्क है कि 4 लीटर हमारे पास मिल्क है और उसने 5 लीटर उसमें चीज़ बना के बेची, वो 5 लीटर बेचा मामला। ठीक है, 4 लीटर सामान था, 5 लीटर उसने बेच दिया। तो एक कहाँ से आया, वो एक वही तो आया ये जो उसने पानी ऐड करा था,
एक वही है जो पानी ऐड करा, तो यानी कि 4 से 5 हो गया, एक ऐड हुआ, एक क्या है जो पानी ऐड करा, तो यानी 4 लीटर में 4 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अरे पानी और दूध का रेशियो बताना है, तो सीधा 1:4, इतना ही सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ये तो देखते ही लगाने का क्वेश्चन है कि 4 से 5 हो रहा है, 1 लीटर ऐड कर रखा है वैसे, और एक अगर ऐड कर रखा है, क्या ऐड किया था उसने, पानी ऐड किया था। अगर 1 लीटर पानी ऐड हो रहा है और 4 लीटर दूध था, तो 1:4 इसका क्या है आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। एक बस जो 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ होती है, रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। भाई देखो ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है साइंस का, न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी सोल्व करवा देते हैं आपका। इसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगता है, और डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा ut प्लस हाफ ऑफ at²। तो u क्या होता है इसमें, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक जो हमारा वेग होता है वो होता है, और a होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें जब वो ब्रेक लगा रहा है, और ब्रेक लगाने से जो वो मोशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसके कारण अगर मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगी। और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर वो चीज़ मूव कर रही है, तो हम एक्सेलरेशन लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन यहाँ अपोजिट कर रहे हैं, ब्रेक उस तरफ लग रहे हैं, गाड़ी उस तरफ जा रही है, तो क्या नेगेटिव, इसके कारण ये हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव। और वी होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम जो लास्ट में त्वरण क्या है, तो इसने बताया कि लास्ट में रुक जाते हो, गाड़ी रुकने से पहले कितना करा, लास्ट में रुकी तो मतलब स्पीड कितनी होगी, रुकते ही 0, तो वी हमारी 0। टाइम हमें दिया नहीं है, तो अगर टाइम नहीं दिया तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ut प्लस हाफ ऑफ at², तो टाइम तो चाहिएगा फार्मूले के हिसाब से, तो सबसे पहले क्या टाइम निकाल लेंगे। एक फार्मूला और होता है इसका कि v बराबर होता है u प्लस at, एक ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे पहले हम टाइम निकालने के लिए। वही v क्या था हमारा फाइनल वेलोसिटी, हमने v रख देंगे 0, और u क्या है 24, और एक्सेलरेशन -3 थी और टाइम t था। जैसे ही ये 24 क्या है उधर का माइनस में होगा, तो -3t आ गया, और जैसे ही इसको हम काटेंगे 3 उधर चला जाएगा इसके भाग में, तो -24 बटे -3 कराएंगे तो माइनस कट जाएगा, 3 8 24, तो मतलब टाइम क्या है 8 सेकंड आ गया हमारा। अब हमें टाइम का पता चल गया, तो फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जो डिस्टेंस का फार्मूला कितना था, s बराबर है ut प्लस हाफ ऑफ at², तो u था 24, t था 8 सेकंड, प्लस में 1/2 गुणा में -3 जो कि हमारी एक्सेलरेशन थी, और गुणा में टाइम का स्क्वायर यानी 8 × 8, तो ये हो गया 192, और माइनस में 3 इसकी होने की वजह से ये हो गया 96, और 192 में 96 गए 96 मीटर आंसर आ गया। यानी कि वो रुकने से पहले 96 मीटर ट्रेवल कर लेगी ब्रेक लगाने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96वां। ए ने 85,000 लगा के एक व्यापार शुरू कर दिया, कुछ समय बाद उसमें 42,500 के साथ बी इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि व्यापार के अंत में जो लाभ होया है उनके साल के अंत में, वो 3:1 के अनुपात में उन्हें बांट लिया अपना जो भी लाभ होया, तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। तो इसमें देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो हमने अमाउंट लगाया है वो कितने महीने के लिए लगाया है, कितने साल के लिए लगाया, वो उसके साथ गुणा में करते हैं। फिर दूसरे ने लगाया जितना भी कितने समय के लिए लगाया है, वो भी उसके साथ गुणा में करके उनका रेशो निकाला करें, तब जाके उसका जो प्रॉफिट का रेशो निकलता है। तो हमने वही क्या करा, 85,000 रुपये लगा रहा था ए वाला, और इसने तो पूरा टाइम रहा, यानी कि जितना टाइम भी उन्हें व्यापार कराया पूरा टाइम रहा, तो 85,000 12 महीना ही रहा पूरा, 1 साल का था ना इनका रेशो का प्रॉफिट का रेशो, तो 12 महीना ही रहा। दूसरा 42,500 रुपये लगाए बाद में आया था, कितने टाइम के बाद हमने नहीं बेरा, कितने टाइम तक उसने व्यापार करा नहीं पता, हमने एक्स की वैल्यू मान ली कि एक्स महीने तक उसने उसमें साझेदारी रखी, तो उस हिसाब से। और इसके बाद जो साल के अंत में हमने प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का रेशो क्या था 3:1, इसका बराबर रख दिया। अब इसको काटेंगे, सीधा काटते ही ये कितने पे चलेगा 2 पे, और यहाँ से करेंगे 3x, ये उधर गुना हो जाएगा और ये इधर गुना होकर 24 हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 पे काटेंगे तो 8 महीने, यानी कि बी
8 महीने तक उसके साथ में काम करा एक के साथ मिलकर। इसका मतलब क्या है, यही पूछा कि कितने महीने तक काम करा एक के साथ में, तो 8 महीने तक काम करा। अगर ये पूछता कि कितने महीने बाद ज्वाइन करा था ए को, तो वो 4 महीने के बाद आ गया था। जैसे ही ए ने काम शुरू कर रखा था बिजनेस, तो उसके 4 महीने बाद बी आ गया था और बी ने शुरुआत कर दिया था अपना बिजनेस साथ में मिलकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 97। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाए तो वो अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर देता है। तो भाई उसकी बजट में जो सेविंग कर रहा है, बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई वो बताना है। देखो सबसे पहले क्या है, सेविंग और जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि उसकी बचत कितना है और खर्च कितना हुआ है, उसका रेशो निकालेंगे। अगर वो 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, सीधी सी बात है, बाकी जो बचा 100 में है वो उसकी बचत है, तो 25%। तो यानी कि जो अनुपात किसका इतना आ गया, 1:3 में वो खर्च और उसका बचत का रेशो आ गया। फिर हम एलिगेशन मिक्सचर तो देखेंगे आगे इसको। जो ये रेशो होता है ना 1:3, हमेशा एलिगेशन मिक्सचर में जो टोटल का अमाउंट होता है वो नीचे लिखा जाता है हमारा, यानी कि ये 1, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा सेट कर देते। ये रहा 1 और 3 के अनुपात में इसको हम रख लेंगे, नीचे रख दिया। सबसे पहले ऊपर रखो इसको सेविंग, सेविंग लिख दो इस पर कि ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। हमें पता होना चाहिए कहाँ क्या है। हमने कहा मारुति दिया था कि एक्सपेंडिचर है जो 10% बढ़ गया जब उसकी सैलरी बढ़ी 20%। जब भी सैलरी बढ़ती है सैलरी को रखो हमेशा बीच में, और एक्सपेंडिचर सेविंग होता है वो आएगा ऊपर। आप एक्सपेंडिचर सेविंग को इधर उधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सैलरी हमेशा जो भी बढ़ेगी या घटेगी वो हमेशा बीच में आएगी। तो 20% बढ़ी थी, एक्सपेंडिचर क्या करा है, उसे भी 10% बढ़ा दिया अपना, तो ये 10% बढ़ा दिया। तो उससे अनुपात क्या है, ये जो 1:3 है इसमें प्रॉफिट हुआ है उनको, यानी कि उनकी जो टोटल इनकम है, ये रेशो जो 1:3 होता है, उनकी जो टोटल वो वैल्यू है ना उसका रेशो होता है ये हमेशा, ये ध्यान रखो। जब भी आप निकालोगे तो जो टोटल वैल्यू का रेशो निकल के आएगा इनकी, ये वाला रेशो। तो हम देख सबसे पहले क्या है, इस 20 में तो हम 10 घटाएंगे। देखो भी कि कितना घटाएं, 20 से 10 गया, 10 आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या था, 1। हमारे पास तो रेशियो कितना था, 1, यानी कि 1 बराबर किसके है, 10 के। और अगर 1 बराबर 10 है तो यहाँ 3 है, 3 बराबर 30 का हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना है ना इसका, 1 का 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो 3 गुना 10 30 आ गया। अब 20 में तो क्या करा था हमने, 10 घटाया था जब जाके 10 आया था। तो एक काम हमेशा करते हैं हम कि अगर यहाँ पे यो हमने 20 में के जोड़ा और के घटावा जब 10 आवे, हमने कहा कि 20 में तो 10 घटा दो भाई जब 10 आओगा। जो भी ये आएगा हमारा, जब भी ये भी जो ये आएगा, हमेशा यहाँ अगर जब माइनस किया है तो इसमें हम प्लस करेंगे, अगर यहाँ प्लस करा है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो यानी यहाँ हमने 20 में तो 10 घटा रखा है, तो ये जो 30 है हम इसमें जोड़ देंगे, तो 30 और 20 50, यानी कि सेविंग हमारी क्या है 50% उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो हम इसमें 20 में तो ये घटाते, जब माइनस वैल्यू आती तो यानी सेविंग हमारी घट जाती। तो इसकी सेविंग क्या है, अभी बढ़ रही है। तो ये एलिगेशन मिक्सचर से बहुत ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। एक प्राकृतिक संख्या की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है और नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची में कितनी संख्याएं हैं? इसको भी हम मान के चलेंगे संख्या टोटल कितनी है, लेकिन बाय ऑप्शन करने के पहले कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी ये 15 वैल्यू ले गया है, अगर उसके पास 15 रुपये हैं और उसके पास संख्या थी 4, हमने मान लिया कि ऑप्शन जो 4 है, इसमें संख्या 4 है, मान के चल रहे हैं। अगर वो 15 रुपये हैं उसके पास और अगर उसका आने से वो 2 रुपये बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ गया, औसत बढ़ गया 2 रुपये, तो इसका मतलब क्या है, उन जो भी 4 आदमी थे उनको भी 2 और ज़्यादा मिले, 2 मिले तभी तो एवरेज बढ़ गया, सभी को 2 मिले तब बढ़ा। तो यानी 4 आदमी थे और चारों को 2 रुपये मिले, यानी कि 8 रुपये मिल गए, ठीक है। अगर 8 रुपये इनको मिल गए तो बाकी उसके पास टोटल कितने थे, 15,
तो उसके पास कितने बचे, 7। ठीक है, उसके पास जो वैल्यू बचती है 7 रुपये बचे, ये इसका मतलब वो होता है कि ये अभी औसत है, जो नया औसत है वो क्या है, अभी 7 है। तो हमने देख लिया कि पाँचवीं संख्या हमने जोड़ दी, 4 से पहले थी, 15 जो हमने ऐड करा उसके बाद 5 संख्या होगी, टोटल इसका एवरेज हो गया 7। अब अगर पहले एवरेज कितना था, इसका मतलब है अभी 2 बढ़ने के बाद 7 हुआ ना, कहता है एवरेज 2 बढ़ गया, तो अभी 2 बढ़ने के बाद 7 है, तो पहले 5 था हमारा एवरेज, पहले का एवरेज निकल गया। अब कहते हैं एक आगे स्टेटमेंट कहता है कि अगर उसमें एक जोड़ देते हैं, टोटल सम है जो भी 5 संख्याओं का सम है, अगर उसमें एक संख्या और जोड़ देते हैं और वो एक संख्या क्या है, एक ही है, तो उसका जो औसत है वो 1 कम हो जाता है, यानी कि औसत 7 है तो 6 हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है, तो ये देखते हैं, हमने छठी संख्या 1 जोड़ दी। जब हम सम निकालते हैं किसी संख्या का कि 5 संख्या का औसत हमारा भी 7 है, तो उनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 7 35 हो जाएगा, यानी जो 5 संख्याएं हैं उनका टोटल जोड़ है 35। वो संख्या क्या हमें नहीं पता, लेकिन उनका सम 35 है। हमने एक और जोड़ दिया इसमें, छठी संख्या लेके आ गए, अभी सम कितना होगा 36। अगर अब 6 संख्याओं का औसत निकालना हो और हमें उसका जोड़ दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी सम है टोटल, उनके बटे में टोटल संख्या कर देंगे, यानी कि 36 सम है, टोटल संख्या हमारी 6 होगी, तो 6 6 36, यानी कि नया औसत कितना हो गया, 6। यानी कि पहले 7 था, अब 6 हो गया, 1 कम हो गया। उससे क्या है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 4। देखो ये जो समझने में और बताने में जो लगता है ना, कई बार ये होता है कि भैया तो इतना लंबा सॉल्यूशन है, लेकिन वो लंबा होता नहीं है एक्चुअल में। ये जो बहुत सारी चीज़ें ना मन मन में करने की होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप मन मन में हो जाते हैं। मुश्किल से इसमें 20-30 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे, या 30 की 40 सेकंड लगा लो, लेकिन इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं लोगे जब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ABCDEF इस प्रकार है कि ए बी 1 है, बी सी 1/2, सी डी 6 और डी ई 2 है और ई एफ 1/2 है, ABBECF का मान क्या होगा। तो देखो 72:1:1 इसका आएगा कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है AB1 है, तो अगर 2 संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो क्या कब एक आ सकता है, आ सकता है। कब, जब संख्याएं दोनों 1 1 हो। अगर दोनों संख्याएं 1 1 नहीं है, एक संख्या 1 है, दूसरी कोई भी हम 2 3 4 5 या माइनस में कुछ भी लेते हैं, तो कभी 1 नहीं आ सकता। केवल एक ही कंडीशन ऐसी होती है जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 होगा, जब वो तब होगा जब दोनों संख्याएं 1 हैं, ए भी 1 है, बी भी 1 है। तो हमने ए भी 1 मान ली, बी भी 1 मान ली। अब कहता है BC 1/2 दे रखी है, इसका मतलब है बी तो हमारे पास 1 है, तो इसमें क्या गुणा करा हमने कि 1/2 हो गया, तो 1/2 गुणा करेंगे तब जाके 1/2 है ये। तो इसका मतलब सी क्या थी, हमारी 1/2 थी। इसके बाद कहता है CD हमारी 6 है। अगर CD हमारी 6 है तो हमने अभी निकाला कि C की वैल्यू कितनी थी, 1/2। अगर 1/2 में हमने क्या गुणा करा कि 6 आ गया, तो 1/2 में अगर 12 गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, D की वैल्यू कितनी है, 12। फिर D की वैल्यू हमारी 2 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, D की वैल्यू हमारे पास पहले है 12, तो 12 में क्या गुणा करें ऐसा कि हमारी वैल्यू है जो वो 2 आ जाए। तो अगर हम 1/6 से गुणा कर दें तो 6 से कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। फिर E की वैल्यू हमारी 1/6 होगी, इसका मतलब ये होगा अगर EF मारती 1/2 दे रखा है तो 1/6 हमारी E की वैल्यू है, तो 1/6 गुणा में क्या गुणा करें कि ये 1/2 हो जाए, 3 से गुणा कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। तो मतलब F की वैल्यू क्या है, 3। इसी प्रकार अब बताना हमने AD का रेशो, BE का रेशो और CF का रेशो क्या है। तो सभी की वैल्यू होगी हमारे पास, A की वैल्यू 1 थी, D की 12, फिर B की वैल्यू 1, E की वैल्यू क्या थी हमारी 1/6, C की वैल्यू 1/2 और F की वैल्यू थी 3। इनको सोल्व करेंगे, 12 रेशो में 1/6 रेशो 3/2 आ जाएगा। और अगर इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12, ये सॉरी 6 एलसीएम आएगा। तो अगर इसके नीचे 1 लेके चलेंगे तो 1 6 6, 12 6 72, इसका आ जाएगा 1, और ये 2 3 6 और 3 3 9। जो नीचे जो एलसीएम होता है इसको छोड़ देते हैं, जो ऊपर की जो वैल्यू रहती है वही रेशो हम काउंट करते हैं खाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 72:1:9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बस।
कुछ नहीं है, आपने सारी वैल्यू दे रखी है, बस सपोज करके चलना है कि अगर ये दे रखा है तो ये इतना हो जाएगा, ये दे रखा है तो ये इतना हो जाएगा। सब कुछ आपको गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था। एक भाई का ये क्वेश्चन था, ये उसमें डाउट आ रहा था। अभी ये देख लो भाई एक बार, ए की आमदनी का 5%, बी की आमदनी के 15% के बराबर है और बी की आमदनी का 10%, सी की आमदनी के 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2,000 रुपये है और ए बी सी की आमदनी का योगफल कितना हो जाएगा, तो ये देखते हैं कि ए का 5% बराबर है बी का 15% दे रखा था, तो ए बी का रेशियो कितना होगा हमारा, 15 3 करेंगे तो 3 1 का अनुपात होगा। अगर कहता है बी का 10% और सी का 20% के बराबर था, तो बी और सी का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। इतना तो समझ आ ही गया होगा। अभी क्या करेंगे हम, ए और जो बी दे रखी है हमारी, इसका रेशियो लिख लेंगे। बी और सी दे रखा है 2:1 ये लिखेंगे। इससे हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। उसका तरीका क्या होता है निकालने का, उसका सीधा सा तरीका होता है, जो ये तरीका हमारा पहले वाले नंबर होते हैं, एक सेकंड यार, ये रहा। वैसे तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं इजी के लिए कि 3:1 है, तो ये जो बी और सी क्या है इसके नीचे लिख लेंगे, बी के नीचे बी लिखेंगे, तो यानी कि 2:1 है। तो हम इसको ऐसे करके गुणा कर देते हैं कि इस 2 की पहले इसकी गुणा 7 6, फिर 2 की इसकी ऊपर गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2, और फिर इस 1 की इसके साथ गुणा कर देंगे तो यानी 1। इस तरह से होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 की 2 की गुणा 6, 2 की 1 की गुणा 2 और 1 की गुणा 1। तो इसे ए बी सी का रेशियो कितना निकला है, 6:2:1 निकला है। तीनों का अनुपात क्या है, इतना। लेकिन हमारे तो दे रखा है कि एक है जो सी की वैल्यू कितनी है, आमदनी कितनी है, वो 2,000 रुपये है। अगर एक बराबर 2,000 है तो तीनों की आमदनी का टोटल वो बताना है हमने कि टोटल कितना है। तो टोटल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना है, टोटल 6 + 2 + 1 9। एक दे रखा 2,000 का, तो 9 बराबर किसके हो जाएगा, 18,000 रुपये के। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, 18,000 रुपये। अभी आई थिंक उस भाई का डाउट सोल्व होगा जो ये कह रहा था कि भाई इसका आंसर ये नहीं आएगा। तो एक बार देख लो भाई आप कहाँ गलती कर रहे थे, आंसर तो इसका 18,000 ही है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, इतना ही भाई। अगर कोई दिक्कत हो, समझ ना आया हो तो बता दियो, कमेंट कर दियो भाई। आपको कोशिश करी जाएगी, एक बार दोबारा वीडियो देख लियो, अगर समझ में फिर भी नहीं आवे तो फिर भी बता दियो, आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी तरह से करा जाए, चाहे कमेंट में हो तो भाई, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व करी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा लंबा होगा भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन है डिटेल में नहीं समझा तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसलिए। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर था हमारा CET का इवनिंग वाला, वो भी सोल्व करवा के थोड़ा सी देर में मैं आपको यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा, आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।